वेलकम टू एडू लर्निंग पॉइंट चैनल। एडू लर्निंग पॉइंट चैनल में सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों, हम आपके लिए एक नई टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं और हमारी जो टेस्ट सीरीज है नंबर 3। हमारी टेस्ट सीरीज नंबर 1 और 2 को आपने जितना प्यार और स्नेह दिया है उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और ऐसे ही अपना जो प्यार है और स्नेह है हमारी टेस्ट सीरीज के लिए बरकरार रखिएगा। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए, हरियाणा साहित्य अकादमी का पहला पुरस्कार कब और किसे दिया गया। अगर बात एस्टेट की हो और उसमें हरियाणा से संबंधित पर्सन ना आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए हम आपके लिए उन चुनिंदा क्वेश्चन को यहाँ पर लेके आए हैं जिनके आने की संभावना 100% है। तो देखिए, पहला हमारा ऑप्शन है संदीप बाल्यान और इसमें डेट भी हमने दी गई है कि कब दिया गया था। दूसरा है अशोक भाटिया, तीसरा है प्रदीप धनखड़ और चौथा ऑप्शन है हमारा सविता चौधरी। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो है अशोक भाटिया। अशोक भाटिया को 1991 में हरियाणा साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो हमारे जो सभी विद्वान दोस्त हैं वो ये जानते होंगे कि पंडित जो लक्ष्मीचंद थे वो हरियाणवी लोक कलाकार थे। उन्होंने हरियाणी भाषा को बढ़ावा देने के लिए उनका बहुत ही अभूतपूर्व योगदान है। तो हमारे 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको देखते ही पता लग गया होगा कि पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान है वो दिया जाता है कला, संस्कृति, इतिहास और लोक साहित्य हेतु। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आदित्य अल्हड़ सम्मान किस क्षेत्र में योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, खेलों में ख्याति प्राप्त खिलाड़ी के लिए, हरियाणवी भाषा में हास्य व्यंग्य में राष्ट्रीय स्तर पर श्रेष्ठ योगदान हेतु, तीसरा ऑप्शन है हरियाणा में सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा हरियाणवी भाषा में हास्य व्यंग्य में राष्ट्रीय स्तर पर श्रेष्ठ योगदान हेतु। जो हास्य व्यंग्य रचनाएं हैं उनमें जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन किया जाता है उनके लिए आदित्य अल्हड़ सम्मान दिया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है। अगर आप साहित्य और भाषा का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें व्याकरण ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसलिए हमने सभी प्रश्नों का समावेश इस टेस्ट सीरीज में किया है जिससे आपकी जो प्रैक्टिस है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और आपको आगे कोई परेशानी ना आए। तो देखिए, निजवाचक सर्वनाम, पहला ऑप्शन है राधा मंदिर जाती है, दूसरा ऑप्शन है आपका हमारे घर में आना हमें अच्छा लगा, तीसरा ऑप्शन है तुम हटो मैं खुद ही फ़ोन कर लूँगा और चौथा ऑप्शन है मोहन और सोहन फुटबॉल खेल रहे हैं। तो हमारा यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, तुम हटो मैं खुद ही फ़ोन कर लूँगा। अगर आपने निजवाचक सर्वनाम पढ़ा है तो आप अच्छे से जानते होंगे कि निजवाचक सर्वनाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है, वो स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो खुद, अपने आप और स्वयं, इस तरह के अगर आपको शब्द दिखते हैं, अगर आप और स्वयं इस तरह के अगर आपको शब्द दिखें तो आप तुरंत पहचान जाइए कि इनमें निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या दिखाया जाता है कि वो खुद ही आत्मनिर्भर है, उसे यहाँ पर किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। एक और उदाहरण मैं आपको यहाँ पर देता हूँ, वह औरों को नहीं खुद को सुधार रहा है। तो किसके लिए, वो स्वयं को सुधार रहा है। तो अगला क्वेश्चन है, असाध्य वीणा इनमें से किस कवि की कृति है। तो पहला ऑप्शन है मुक्तिबोध, दूसरा है अज्ञे, तीसरा है दिनकर और चौथा ऑप्शन है हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो हमारा यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, अज्ञे। अज्ञे का जो पूरा नाम है वो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अज्ञे का पूरा नाम क्या है। तो अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य के आदिकाल को बीजवपन काल किसने कहा है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार इसमें से पूछा जाता है कि बीजवपन काल हिंदी साहित्य के आदिकाल को किसने कहा है।
तो देखिए 4 ऑप्शन है, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी और श्रीधर पाठक। तो हमारा यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। और इसके साथ साथ हम आपको थोड़ा सा और भी इस क्वेश्चन को एलाबोरेट करते हैं। तो देखिए ये भी आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अगर रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया है, वीर गाथा काल, और रामकुमार वर्मा जी थे, रामकुमार वर्मा जी ने उसे चारण काल नाम दिया है, चारण काल। तो ये दोनों चीजें आपके ध्यान रखने की है और सभी दोस्त इन्हें ध्यान रखें। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन का सही क्रम बताइए। तो पहला ऑप्शन है भक्ति काल, आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। अगला ऑप्शन है हमारा आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। और तीसरा ऑप्शन है रीतिकाल, आधुनिक काल, भक्ति काल, आदिकाल। और चौथा ऑप्शन है आधुनिक काल, भक्ति काल, रीतिकाल और आदिकाल। तो इसका जो सही सीक्वेंस है वो है ऑप्शन नंबर 2। सबसे पहले आदिकाल आया था। आदि होता है शुरुआत, मैं आपको शब्द की पहचान से ही बताता हूं। आदि होती शुरुआत, किसी भी जो काल की शुरुआत होती है वो आदि से शुरू होती है। तो देखिए, तो आप इसे ध्यान रखिए। तो पहला होगा आदिकाल, फिर आया था उसके बाद भक्ति काल, फिर रीतिकाल और फिर आधुनिक काल। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहासकार शिव सिंह सेंगर का इतिहास ग्रंथ कौन सा है। तो देखिए शिव सिंह सेंगर ये बहुत ही जाने माने इतिहासकार रहे हैं, ठीक है। तो इनका जो इतिहास ग्रंथ है वो है शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज जो इनका इतिहास ग्रंथ है, इसे उन्होंने 1883 में लिखा था। और इससे पहले जो इतिहास ग्रंथ हमारा आया है वो था गारसा दत्तासी का। उसके बाद जो पहले भारतीय हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। तो ये याद रखने की चीज है और इसे आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य का प्रमाणित एवं सर्वाधिक मान्य ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी रचना है। और इसका हमने आपको, ये इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इसका नाम के साथ साथ हमने आपको इसकी डेट भी यहाँ पर दी गई है, जिससे आप इसे आसानी से इनकी पहचान कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है वो है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ही बहुत ही जाने माने इतिहासकार रहे हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य का सर्वाधिक प्रमाणित ग्रंथ इन्होंने लिखा है। और जो ये हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया था, ये सबसे पहले ग्रंथ के रूप में न लिखा जाकर हिंदी शब्द सागर की भूमिका में इसका ये लिखा गया था। ये भी बात आप ध्यान रखिए। अगला है, मोहन बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है, वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो देखिए जैसा कि वाक्य से इसके स्पष्ट है, बड़ा बुद्धिमान, ठीक है। तो क्या बताएगी, उसकी विशेषता बताएगी, उसका गुण बताया गया है। तो ये आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा हमारा ऑप्शन नंबर सही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 है गुणवाचक विशेषण। अगला देखिए, वृक्ष से पत्ते गिरे, वाक्य में कौन सा कारक है। देखिए हम आपको कारक की पहचान भी यहां पर बता रहे हैं। अगर आप कारक के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो हमारा कारक से संबंधित वीडियो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर। तो देखिए वृक्ष से पत्ते गिरे, तो क्या है, पत्ते वो गिर गए हैं वृक्ष से। तो कौन सा कारक है इसमें अलगाव की भावना है। पहले वृक्ष पर पत्ते थे और अब क्या, वो गिर गए हैं। तो क्या है, अलगाव की भावना है। और वो किस में आता है, वो अपादान कारक में। और एग्जाम से रिलेटेड हम आपको एक महत्वपूर्ण सूचना यहां पर और दे रहे हैं। देखिए अगर ये पूछा जाए कि अपादान किस में है, वृक्ष में है या पत्ते में है, ये भी पूछा जाता है कि ये आपको उदाहरण दे दिया जाएगा, वृक्ष से पत्ते गिरे, तो इसमें किस में है, पत्ते में अपादान कारक है या वृक्ष में है। तो जो शिथिल वस्तु होती है उसमें अपादान कारक पाया जाता है। तो यहां पर क्या आएगा, वो वृक्ष आएगा। वृक्ष क्या है, उसमें अपादान कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा गुण संधि का उदाहरण है। तो देखिए हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा परोपकार। परोपकार दो शब्दों से मिलकर बना है, पर प्लस उपकार।
इसमें ए प्लस ऊ का मेल है, ठीक है, और इन दोनों के मेल से क्या बन जाता है, ये ओ बन जाता है, ठीक है। तो क्या हो गया, क्या हो गए, परोपकार। तो गुण संधि का उदाहरण कौन सा है, परोपकार, और ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहां पर सही है। अगला देखिए, कमल नयन शब्द में कौन सा समास है। इसमें देखिए हम आपको इसको थोड़ा सा इसका विग्रह कर देते हैं जिससे आप इसे आसानी से समझ सके। कमल और नयन किसकी विशेषता बताई गई है, नयन की। नयन क्या होती है, आंखें। आंखें कैसी है, वो कमल के समान है, ठीक है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसमें कहते हैं, जिसमें उप में उपमान का संबंध हो या विशेषण विशेष्य का संबंध हो। विशेषण कौन सा, इसमें कमल है, और विशेष्य कौन सा है, वो नयन है, ठीक है। विशेषण का आप सभी को पता है, और विशेष्य क्या कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए। विशेषता यहां पर किसकी बताई गई है, वो नयन की, आंखों की विशेषता बताई गई है। तो ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, कबीर को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा है। तो पहला ऑप्शन हमारा रामचंद्र शुक्ल, दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है रामानंद, और ऑप्शन नंबर 4 है वो केशवदास। तो सही आंसर हमारा यहां पर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर को वाणी का डिटेक्टर कहा है। किसी सरकारी अधिकारी से पत्राचार करते समय हमारे पत्र की शैली कैसी होगी। तो हमारे जो पत्र की शैली होगी वो होगी औपचारिक। जो ऑफिशियल लेटर जो लिखे जाते हैं उनमें औपचारिक शैली में हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे, मोती मानस चून। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। बार बार आपने ये पंक्ति पढ़ी होगी, ठीक है। तो हम आपको यहां पर इसकी पहचान भी बता रहे हैं कि किस अलंकार को आप किस तरह से पहचान सकते हैं। तो देखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे, मोती मानस चून, ठीक है। तो इसमें पानी शब्द का प्रयोग आया है, ठीक है, और उसके 3 अर्थ बताए गए हैं, मोती मानस चून। अगर पानी चला जाता है तो क्या होता है कि मोती मानस और चून वो क्या है, उभरते नहीं हैं। अब अगर ये तीनों दे रखे हैं तो आप इसको कैसे पहचानेंगे। तो देखिए, मोती क्या होता है, मोती होता है चमक, मानुष क्या होता है, मनुष्य की प्रतिष्ठा, और चून क्या होता है, जल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार की अगर परिभाषा हम आपको बताएंगे, ठीक है, आप इसे ध्यान रखिए, जहां कोई शब्द एक ही बार प्रयोग हो और प्रसंग भेद में उसके जो अर्थ है वो अलग अलग हो। तो यहां पर देखिए उसके 3 अर्थ, पानी शब्द एक बार प्रयोग हुआ है लेकिन उसके प्रसंग भेद में जो उसके अर्थ है वो अलग अलग है। मोती क्या होता है, चमक, मानुष होता है प्रतिष्ठा, और चून होता है जल। अगला प्रश्न है, कबीरदास जी के गुरु का क्या नाम था। तो कबीरदास जी के गुरु का नाम था रामानंद, और रामानंद के गुरु का नाम, ठीक है, अगर रामानंद के गुरु का नाम अगर पूछा जाता है तो वो था राघवानंद। ये बात आप ध्यान रखिए। और रामानंद के कितने शिष्य थे, रामानंद के 12 शिष्य थे, और उन शिष्यों में कबीरदास के अलावा जो रविदास जी थे वो भी रामानंद के शिष्य थे। ये बात आप नोट कर लीजिए, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए, सबके दाता राम। ये पंक्तियां किस कवि की है, ठीक है। अजगर क्या करता, वो कभी चाकरी नहीं करता, और पंछी कभी काम नहीं करते। दास मलुका कह गए, सबके दाता राम। तो क्या है, वो सभी के दाता क्या है, वो राम है, भगवान ही सबको खिलाते हैं। तो कितनी मजेदार पंक्तियां हैं। देखिए दोस्तों, इसको कैसे पहचान सकते हैं कि किस कवि की है। तो इसकी पहचान देखिए, तो ज्यादातर जो पंक्तियां होती हैं, दोहे होते हैं, उनमें जो लिखने वाले हैं उसका नाम होता है, और उसकी पहचान आपको करनी आनी चाहिए। देखिए, इसमें नाम दे रखा है यहाँ पर मल्लूका, ठीक है, और ऑप्शन में देखिए यहाँ पे भी आपको मल्लूक दास मिल जाता है। तो आलसियों का महामंत्र किसने लिखा था, ये मल्लूक दास जी ने लिखा था, ठीक है, और ये बड़ा ही प्रसिद्ध महामंत्र है। अगला है, अब कैसे छूटे
राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ये पंक्ति आप लिख लीजिए, बार बार एग्जाम में ये पूछी जाती है। विभिन्न तरह के जो टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स हैं और जो टेट एग्जाम्स है उसमें भी ये बार बार पूछा जाता है, इसलिए हमने आपके लिए ये यहाँ पर इस प्रश्न को लेकर आए हैं। तो 4 ऑप्शन दिए गए हमें, सुंदरदास, तुलसीदास, रैदास और कबीरदास। तो जो ये पंक्तियां हैं ये रैदास जी की हैं और इन्हें रविदास भी कहा जाता है, रविदास। और ये बात भी आप ध्यान रखिए, जो रविदास जी थे वो मीरा के गुरु थे। अगला प्रश्न है, नाथ और संत साहित्य के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी न भूलें। और हम जल्द ही आपके लिए हरियाणा जीके की एक नई टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नाथ और संत काव्य के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है। तो नाथ और संत काव्य के बीच की कड़ी हरिदास निरंजनी को कहा जाता है। ये निरंजनी संप्रदाय के प्रमुख थे। तो ये था आज का हमारा वीडियो। सब दोस्तों को हमारा जो ये वीडियो है ये पसंद आया होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अगर किसी क्वेश्चन का आपको आंसर पता है तो उस क्वेश्चन को भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। और कोई नया क्वेश्चन आप हमें देना चाहते हैं या बताना चाहते हैं जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो उसका भी सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद।